कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। तुमने मजहब बेच दिया अपना। कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश, यहूदियों के साथ ये बाबर आजम को वो कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कितना मुश्किल है आखिर। मुझे देखो, मैं तो प्रोफेसर हूं। फिक्र है यूक्रेन की, जर्मनी को इतनी फिक्र है, फ्रांस को इतनी फिक्र है, तो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजिए ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका राहुल भाई रिएक्शन चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप जान जाएंगे कि वीडियो किसकी है। वीडियो है मेजर गौरव आर्या सर की, जबकि उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी होती है। तो उसी वीडियो पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं और मैं रिएक्शन दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक तो यू टर्न होता है, एक यू टर्न का बाप होता है और एक होता है यू टर्न के परदादा, परदादा का भी परदादा। पाकिस्तान ने वो यू टर्न ले लिया। आज तक जो पाकिस्तान यहूदियों को उल्टा सीधा बोल रहा था, यानी कि जूस को उल्टा सीधा बोल रहा था, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर एंटी सेमिटिज्म इज वेरी कॉमन। सड़क पर जाइए, दे स्पीक बैडली अबाउट एवरीबडी, बट स्पेशली अबाउट ज्यूज। बहुत अच्छे से लेते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं, बहुत कम, मतलब मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों में कोई एक होगा बंदा जो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने यह बोलेगा कि हां, यहूदियों के साथ भी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। ये इजराइल से क्यों नफरत करते हैं, मैं आपको बता दूं, फिर मैं खबर पे आऊंगा। आपको एक परिपेक्ष, एक कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको एक पता होना चाहिए कि हो क्यों रहा है ये, पीछे ड्रामा क्या चल रहा है। पाकिस्तानी इजराइल से नफरत इसलिए नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है ना। ये कहते हैं पाकिस्तानी, जो ये झूठ बोलते हैं, राइट, कि हम इजराइल को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि ये हर एक मुल्क के लिए वैलिड है, मानता कौन सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड है। भी पासपोर्ट की कोई औकात है, राइट। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। हर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इस पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते। ये इजराइल का वजूद मानते ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का ना, जिसको कहते हैं कॉल ऑफ फेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी, इसमें फर्क है। मुंह से क्या बोलते हैं, साहब हम इजराइल को इसलिए कबूल नहीं करते, इजराइल को हम इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है। यानी कि हजारों किलोमीटर दूर इजराइल ने, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जी फिलिस्तीन का टेरिटरी का मामला है और एक आर्ग्यूमेंट है, एक उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं XYZ, इसलिए हम उनको नहीं मानते। तो फिर भाई पाकिस्तानियों, यही चीज तो तुम भारत के लिए भी कहते हो कि भारत कश्मीर में जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, राइट? सही है गलत है? कहते हो ना। इजराइल के साथ आपने कितनी जंगें लड़ी पाकिस्तानियों, ये बताओ, कितनी जंगें लड़ी इजराइल के साथ? अरे तुम तो गए भी नहीं हो वहां पे। भारत के साथ 4 जंगें लड़ी, 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में टेररिज्म, पंजाब में टेररिज्म, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम टेंपल अटैक, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम कास्कर और ऐसी अनेकों चीजें। यानी कि भारत के साथ इतना कुछ हुआ। और कश्मीर में तो एक्चुअली वो जो लड़ाई है वो है क्या, वो दैट इंटायर फाइट इज अबाउट कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाकिस्तानी क्या कहते हैं, मकबूजा कश्मीर कहते हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं जो हमारा कश्मीर है। तो भाई आपका और हमारा मान लीजिए कि जमीन का ही झगड़ा है, लेकिन आपका इजराइल के साथ तो कोई भी झगड़ा नहीं है। कोई है झगड़ा पाकिस्तानियों इजराइल के साथ? आप तो कभी गए नहीं, जहां पे जिनसे बात नहीं करी उनसे झगड़ा कैसा? अब दोस्तों आप समझ गए बैकग्राउंड पूरा। यानी कि भारत के साथ पार्टीशन भी हुआ, भारत का हिस्सा था, भारत का इतनी जंगें लड़ी, सब कुछ था, लेकिन भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट हैं। भारत के साथ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट हैं। भारत से लोग आते हैं जाते हैं, पाकिस्तान से वो वीजा जब ठीक हो जाता है तो आते जाते हैं, सब कुछ है। इजराइल के साथ जीरो, कभी कोई सीक्रेटली चला गया तो चला गया, जीरो। लेकिन इजराइल को नहीं मानते। यह मामला धार्मिक है, इसका मजहब से ताल्लुक है, इसका फिलिस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही पाकिस्तानियों को बताया गया है डे 1 पे कि यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा की साजिश है, राइट?
ये उनको डे वन से बनाया गया। यहूद हनूद, यहूद नसारा, इस पे सारे पाकिस्तानी घोड़े पे चढ़े रहते हैं। अब मैं ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्यों दे रहा हूं भाई? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आप कहेंगे साहब ये हमें मेजर साहब क्यों स्टोरी सुना रहे हो? मेजर साहब इसलिए स्टोरी सुना रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्लोबल पावर हाउस है जिसका नाम है द रॉथस्चाइल्ड कंपनी। ओके, अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। द रॉथस्चाइल्ड कंपनी जो है वो यहूदियों की कंपनी है। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके टॉप 2-3 अफसर पाकिस्तान के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, वो मुल्क जहां पे, अच्छा, रॉथस्चाइल्ड का इजराइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। दे आर नॉट इजराइलीज, बट इजराइल इज द ओनली जूइश स्टेट। और यहां पे जो नफरत है वो इजराइल के लिए इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो यहूदियों के लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर जूज, इट इज जू हेट्रेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है, और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था, आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे। तो पुरानी आदत है, कहीं अमेरिका को आप समझ रहे हैं स्टोरी? मांगेगा। जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे, उनसे आप भीख मांग रहे हो। तो क्या कैरेक्टर बना आपका? अब बताइए क्या कैरेक्टर बना। और ये देखिए, ये कल डिबेट भी हुई थी, तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, और यहां पे क्लियरली कहता है कि रॉथस्चाइल्ड वाले आए हैं और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं एक बात, मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश, यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद फलाना, यहूद ढिमका, कहां गया? बेच दिया। हाँ, उससे भी तो बेच दिया। ये किसी को छोड़, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ दिया इनके पीछे। बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, यही हाल है। फ्रांस वालों ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बात करी है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तुमने, वो पहले बोल रहे थे कि इनको निकालो यहां से, फ्रांस के एम्बेसडर को, तुमने फ्रांस से पैसे ले लिए $310 मिलियन। यार कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो, तुमने मजहब बेच दिया अपना, कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो अपने बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर देंगे। मैं लब्बैक वालों से पूछ रहा हूं, तुम कहां गए? कौन से बिल में छुप गए? तुम्हें नहीं पता? यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हो, यू स्प्यू पॉइजन अगेंस्ट द जूज, एंड टुडे यू आर द पीपल हु आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ जूज। व्हाई? लेट मी टेल यू व्हाई। Because you know that the Jews are winners. They've reached that place through hard work, through technology, through focus, through industry, through science and technology, through research. That is why you want to now befriend the Jews after abusing the Jews for so many years. Today, when you're in a problem, you're looking at Rothschild. Have the courage to say, we will not take money from Jews. Have the courage, if you have the moral courage, say it, but you will not say it. You have taught hatred to your children. And today, when you have nothing to eat, you're going begging to Jews. मैं तो इजराइल का बहुत बड़ा दोस्त हूं. I'm a friend of Israel. I'm a friend of the Jews. But I just want to call out Pakistani hypocrisy. I want to call out Pakistani hypocrisy. India stands with Israel. And I, Major Goravari, I stand with Jews all over the world. It does not matter if you're from Israel, you're from America, you're from Africa, you're from India, or any other country. I stand with Jews, always and every time, under any condition. I'm a friend of Israel. But I just want to ask Pakistanis, what happened to your foreign policy? What happened to Yahud और नसारा की साजिश? क्या हुआ भाई? टाइम फिस, पैसा देखा मुंह में पानी आ गया, हद हो गई यार। अच्छा दोस्तों, एक और चीज है, एक शोएब अख्तर का बयान आया है। मैं वैसे क्रिकेट में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मतलब वही गली मोहल्ले की यार, टेनिस बॉल वाली क्रिकेट, हमने कौन सा तीर मारा क्रिकेट में। लेकिन हमारे टाइम पे तो इमरान खान और ये सब बॉलर हुआ करते थे। मैं पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहा हूं, फिर शोएब अख्तर बाद में है। तो शोएब अख्तर का एक कमेंट है बाबर आजम के लिए, तो और ये बड़ा फनी कमेंट है। शोएब अख्तर का ये कमेंट है कि बाबर आजम को, कि
बेसिकली शोएब अख्तर बार बार ये बात बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। कभी शोएब अख्तर ने ये नहीं बोला कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने नहीं आते, वो कह रहे हैं हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं नहीं मानता कि इंग्लिश बोलना जरूरी है, ठीक है, इट्स अ लैंग्वेज। चाइनीज नहीं बोलते इंग्लिश, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बोलते, जर्मन्स नहीं बोलते इंग्लिश, रशियंस नहीं बोलते इंग्लिश, जापानीज नहीं बोलते इंग्लिश, पोर्चुगीज नहीं बोलते, स्पेनिश नहीं बोलते। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, नहीं बोलते वो लोग। स्विस नहीं बोलते, इटालियंस नहीं बोलते, नहीं बोलते, ठीक है। तो इंग्लिश को इतना हुआ क्यों बनाते हैं? और मेरी पाकिस्तानियों से एक शिकायत है, ठीक है, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है, ठीक है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत में भी प्रॉब्लम है। अरे यार, उसको इंग्लिश नहीं आती बोले, तो क्या हुआ अगर उसको इंग्लिश नहीं आती बोलनी? तो बिग डील। तो शोएब अख्तर को यह नहीं कहना चाहिए बाबर आजम को कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलनी। शोएब अख्तर को बाबर आजम को यह बोलना चाहिए कि बेटा तुम्हें उर्दू नहीं आती बोलनी। उर्दू, हिंदी, पंजाबी मिक्स करके बोलते हैं। जो तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज है तुम वो ठीक से नहीं बोल पाते। देखिए, मैं आपको बताता हूं उर्दू के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता है। समथिंग अबाउट उर्दू आई विल टेल यू। उर्दू इज ऑल्सो अबाउट डिक्शन, इट इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन। एक उसका फील है, एक उसका फ्लो है। पाकिस्तानी जब उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं। तो शोएब अख्तर साहब, आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि बाबर आजम तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलनी, तुम मीडिया के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाते। बाबर आजम ठीक से उर्दू नहीं बोल पाता, आप खुद ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते। स्पेशली इन पाकिस्तानी पंजाब, यू हैव मर्डर्ड उर्दू। आपने कत्ल कर दिया उस लैंग्वेज का। हम ऐसा कर रहे हैं, हम घर गए थे। आपके टीवी एंकर्स देखिए कितनी बदसूरत उर्दू बोलते हैं। इट इज अनरिकॉग्नाइजेबल। आप जब उर्दू बोलते हैं ना, तो लखनऊ में लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि यार क्या बकवास चल रही है। सो प्लीज डोंट से कि बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती बोलनी। बाबर आजम को यह बोलिए कि बेटा पहले तो उर्दू सीख, अंग्रेजी बाद में सीखना, वो तो फॉरेनर्स की जबान है। पर आपकी तो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। आपकी नेशनल लैंग्वेज। आप देखिए, पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल, फैज अहमद फैज एंड हबीब जालिब एंड ऑल दीज पीपल, हफीज जलंधरी, ये तो पाकिस्तान के ही थे ना, दे पाकिस्तानी सिटीजन्स एंड दे स्पोक फैंटास्टिक उर्दू यार। बट ये तो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी को देखिए। और ये ऊपर से कह रहे हैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती बोलने। अरे पहले अपनी जो जबान है अपने मुल्क की वो तो सीख लो ठीक से। उर्दू आती नहीं बोलनी, अंग्रेजी के पीछे लगे हुए हैं। एनीवे, ये हाँ, शोएब अख्तर कह रहे हैं कितना मुश्किल है इंग्लिश सीखना। ये बाबर आजम को वो कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कितना मुश्किल है। आखिर मुझे देखो, मैं तो प्रोफेसर हूं इंग्लिश का, मैं तो बचपन से इंग्लिश बोल रहा हूं। अरे ये कौन सी बात होती है यार, अंग्रेजी कौन सी। इट्स नॉट अ बिग डील। जो जिस माहौल में रहता है वो सीख जाता है। बाबर आजम को माहौल नहीं मिला, बट हाँ, बाबर आजम को उर्दू का माहौल तो मिला था। और शोएब भाई, आपको भी उर्दू का माहौल मिला था। आप खुद नहीं बोल पाते उर्दू ठीक, मैंने आपको देखा बोलते हुए। ठीक है, आप पहले अपनी जबान ठीक से बोल लीजिए। अदरवाइज स्टिक टू पंजाबी और पश्तो और सिंधी, वट एवर इज योर मदर टंग। उर्दू का कत्ल ना करें आप लोग ना, पाकिस्तानी। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है जो मैं आपको फिर वापस इंटरनेशनल अफेयर्स में जाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि अमित शाह जी, जो होम मिनिस्टर इंडिया के, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि 3 से 4 साल के अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नागालैंड से खत्म हो जाएगा। आई वेलकम दिस न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट खत्म हो जाएगा। और वहां पे दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलसी। एंड मुझे ऐसा लगता है इस पूरी चीज के अंदर असम राइफल्स जो है फोर्स, इसमें देखिए आर्मी ने भी काम करा है, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करा है। सबसे पहला जो हमें जिसको कहना चाहिए श्रेय देना चाहिए, जो हमें क्रेडिट देना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नागालैंड के लोगों को, द पीपल ऑफ नागालैंड। आई थिंक दे मस्ट बी सल्यूटेड फर्स्ट, द पीपल ऑफ नागालैंड, राइट। और इसके अंदर और भी प्लेयर्स हैं, इंडियन आर्मी है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर असम राइफल्स का बहुत जबरदस्त काम है। मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि गो टू द इंटरनेट एंड रीड अबाउट असम राइफल्स। जबरदस्त फोर्स है, जबरदस्त, मजा आ जाएगा। आप पढ़ेंगे ना उसकी क्या हिस्ट्री है और क्या क्या काम करें असम राइफल्स ने। असम रेजिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, वो अपने आप में एक जबरदस्त रेजिमेंट है। असम राइफल्स है, वो अलग है। इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। इट इज ऑफिसर्ड बाय, आई मीन इन द सेंस दैट द ऑफिसर्स आर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना से ऑफिसर जाते हैं वहां पे। इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स और होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो फोर्स। मैं असम राइफल्स की, रेजिमेंट से कंफ्यूज मत करिएगा,
असम अरे सर, राइफल्स, आपके रहते हुए कंफ्यूजन रह जाएगी। उसने बहुत बड़ा किरदार निभाया। तो अगर आफ्सपा हट जाता है, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप, एंड आई थिंक ये जितने भी फोर्सेस हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर से लोग नागालैंड के, उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, 3-4 साल के लिए हट जाएगा। और ये एक और खबर आई थी कि दे आर रिमूविंग राष्ट्र राइफल्स फ्रॉम कश्मीर वैली, तो और आर्मी को भी वहां से हटा रहे हैं। क्या प्लान है सरकार का ये मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं रिसर्च करूंगा, पता लगेगा, मैं जरूर आपके पास दोबारा आऊंगा और आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कश्मीर में क्या हो सकता है, इससे हटने से क्या चीजें हो सकती हैं, इसके प्लसेस और माइनसेस क्या हो सकते हैं, राइट। अब रूस पे आ जाते हैं दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वार्निंग यूक्रेन पे दे दी है। द एलिट्स ऑफ द वेस्ट डू नॉट हाइड देयर पर्पस, बट दे कैन नॉट फेल टू रियलाइज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट रशिया ऑन द बैटलफील्ड। तो ये भाई इन्होंने एक व्लादिमीर पुतिन ने एक बोल दी बात और बोला था कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, जिसमें यह था कि दोनों एक दूसरे का न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल चेक कर सकते हैं। उन्होंने इससे विड्रॉल कर लिया। एलिजिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज टर्निंग द वॉर इनटू अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, पुतिन सेड दैट रशिया वाज suspending participation in the EU START treaty, its last major arms control treaty with Washington. Signed by then US President Barack Obama and his Russian counterpart Dmitry Medvedev in 2010, the treaty caps the number of strategic nuclear warheads that the countries can deploy. कितने nuclear warheads आप deploy कर सकते हैं? Also, I think checking भी था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि checking भी था इसके बारे में कि आप check कर सकते हैं, लेकिन रशिया ने यूनिलैटरली withdraw कर दिया और रशिया ने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप हमें जंग की तरफ धक्का दे रहे हैं और ज्यादा। किस तरीके से? ऐसे रशिया ने बोल दिया अमेरिका को कि आप और वेस्ट, यानी कि पश्चिम के जितने भी देश हैं, ये मामला यूक्रेन और रशिया का था। अब आप सब लोग मिल गए, तो आपने क्या कर दिया कि जो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप था ना, उसको वाइडन कर दिया। आप इसको एक वर्ल्ड वॉर बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक इसको नहीं करना चाहते। इसीलिए भारत न्यूट्रल रहा है इसमें, क्योंकि भारत को पहले पता लग गया था, मोदी सरकार को पता लग गया था कि बॉस ये जो फ्लाइट है ना, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रही है। अब उसमें जर्मनी कूद गया, इसमें फ्रांस कूद गया, इसमें फलाना कूद गया, ढिमका कूद गया, सब जा रहे हैं वहां पे, सब बोल रहे हैं लड़ो लड़ो, खुद बंदे नहीं भेज रहा कोई। आप समझ रहे हैं? मैं फिर ये नहीं कह रहा कि रशिया ने ठीक करा यूक्रेन के अंदर घुस के। आई एम नॉट जस्टिफाइंग द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, दैट इज देयर इंटरनल मैटर, आई एम नोबडी टू कमेंट। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यूक्रेनियंस के पास जमीन पर लड़ने वाला, इन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस एडवाइजर्स भेजे हैं, इतना तो मुझे पता है कि दे हैव सेंड डेल्टा फोर्स, दे हैव सेंड ग्रीन बेरेज, दे हैव सेंड नेवी सील्स, एसएएस भेजी है वहां से, और दुनिया भर के लोग भेजे हैं जो सिविल ड्रेस में इनके साथ मिले हुए हैं। दैट इज ऑल राइट, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट मर कौन रहे हैं? यूक्रेनियंस मर रहे हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि जंग कैसे रोकनी है, लड़ाई कैसे रोकनी है, इसके बारे में बहुत कम। उसमें से भारत एक है जो कह रहा है कि जंग रोको सबसे पहले। यार ये सब फालतू की बातें बाद में होंगी, सबसे पहले हथियार नीचे डालो, टेबल पे आओ, आराम से गहरी सांस लो, बात करो, बातचीत से मसला सॉल्व करो। ये लोग क्या कह रहे हैं कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीस, दे आर टॉकिंग अबाउट फर्दर आर्मिंग यूक्रेन, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस विल डैमेज यूक्रेन फार मोर देन इट विल डैमेज रशिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बुरा भी लगता है यूक्रेनियंस के लिए, ये यूक्रेनियंस के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। यूक्रेनियंस अपनी कंट्री डिफेंड कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। अमेरिका को अगर इतना फिक्र है यूक्रेन की, जर्मनी को इतनी फिक्र है, फ्रांस को इतनी फिक्र है, तो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजिए ना। नेटो क्यों नहीं एक्टिव हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? नेटो के पास तो ट्रूप्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में ट्रूप्स हैं, भेजो यूक्रेन में, बोलो रशिया से लड़ो ना। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि लड़ाई यूक्रेन से बाहर ना फैले, हमारे बंदे ना मर जाए यार, हमारे घरों में लाशें ना आए, यूक्रेनियंस को मरने दो। तो ये ड्रामा वहां से चल रहा है। रशिया मान नहीं रहा, न्यूक्लियर ट्रीटी से वो विड्रॉ कर गया, तो दुनिया भर के ड्रामे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है 2023 में मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक ये खत्म होगा ना, तब तक बहुतों की जान लेकर जाएगा और अरबों खरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। 2-3 दिन के बाद पहली एनिवर्सरी है, ये आई थिंक 24 तारीख को शुरू हुआ था युद्ध होते हुए, आई थिंक 24। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होती है। गौरव आर्या सर की वीडियो बहुत अच्छी रहती है, और खास करके ये पाकिस्तान के ऊपर जो बोलते हैं, उससे तो दिल को तसल्ली मिलती ही है। अगर दिल को सुकून चाहिए और देखना हो कि वहाँ कितने गंजेड़ी फंसे हुए हैं, तो सर की वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो यार पसंद आई हो, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।